ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 7 अक्टूबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर की जो रेगुलर की करंट अफेयर क्लास है उसका नोट्स के माध्यम से उसको कंप्लीट कराया जाता है। और हाँ, अगर सच में आपको इस करंट अफेयर कंटेंट की वैल्यू समझना है तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। तो अगर आप नए हैं, एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला? देखो, जो शास्त्रीय भाषा होता है ये कोई विशिष्ट आधार पे इसको नहीं बनाया जाता। इसका मतलब ऐसा नहीं कोई विशेष आधार है, बल्कि जिस भाषा में समय के साथ समृद्ध साहित्यिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे इसको बनाया जाता है। अगर बात करें कि किस भाषा को नहीं बनाया जा सकता, तो देखो, ऐसी भाषा जिसका कोई जो मौलिक नहीं हो। मौलिक का मतलब जो खुद का भाषा नहीं हो, जो किसी और से जन्मा हो, उसको शास्त्रीय भाषा नहीं बनाया जा सकता। जैसे हिंदी हिंदी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हिंदी संस्कृत से उत्पन्न भाषा है ना। अगर बात करें कि इसके पहले शास्त्रीय भाषा कितना था, तो इसके पहले 6 था। अभी 5 नए शास्त्रीय भाषा बनाया गया। कौन कौन था? तमिल, जो कि 2004 में बनाया गया था। संस्कृत, जो कि 2005 में बनाया गया था। तेलुगु, जो कि 2008 में बनाया गया था। कन्नड़ 2008 में। मलयालम 2013 में। उड़िया 2014 में। अब 2014 के बाद 2024 में 5 नए शास्त्रीय भाषा बनाए गए। असमिया, बंगाली, ये दोनों मागधी भाषा है। पाली, प्राकृतिक, ये बहुत पुराना भाषा है। और मराठी, आपको मालूम, महाराष्ट्र का है ना। इसकी शुरुआत 2004 में हुआ था। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने आयोजन से लिया हुआ है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित किया गया? ये किसका है? भारतीय वायुसेना का है। कहाँ पे? मरीना बीच, जो कि चेन्नई में है। और जब पहली बार शुरुआत किया गया था 2003 में, तब भी ये चेन्नई में हुआ था। कब अभी होगा? ये 6 से 8 अक्टूबर को बीच। इस बार का थीम क्या है? एयरफोर्स सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ये इस बार का थीम है। ये 2024 का होने वाला है। अगर बात करें 2023 में इसका एयर शो कहाँ पे किया गया था, तो अपने प्रयागराज में। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 में। वर्तमान में नए हेड इसको कौन बनाएंगे? अमरप्रीत सिंह। इसके पहले BR चौधरी, विवेक राम चौधरी थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय कहाँ पर है? और मुख्यालय में क्यों पूछ रहा हूँ, इसका मतलब अभी चर्चा में आया होगा। जी हाँ, ये चर्चा में क्यों आया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब है उसमें अभी हाल ही में भारत शामिल हुआ, इसीलिए इसको चर्चा में आया। इसकी स्थापना 2008 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। अगर बात करें कि भारत की तरफ से कौन सी एनर्जी एजेंसी इसमें शामिल होगी, तो BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब है क्या? तो जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, ऊर्जा दक्षता हब। हब का मतलब जहाँ पे मैक्सिमम उसका एफिशिएंसी हो। तो दुनिया भर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया। उसके साथ साथ ऊर्जा जो खपत है उसको कम कैसे किया जाए, इसलिए यहाँ पे देखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया? इस बार का थीम क्या है? तो कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? हेनरिक जिमरमैन के सम्मान में 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। हेनरिक जिमरमैन कौन है? ये वाइल्ड संरक्षण के लिए काम किए थे। वाइल्ड संरक्षण समझ रहे हो, जंगली के लिए। इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का जो थीम है कि दुनिया उनका भी घर है, ये पशु के लिए बोला जा रहा है, समझ के। अगर बात करें कि अभी हाल ही में और कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी मनाया गया अभी। क्योंकि अभी आपको मालूम है कि पहली बार जो मानव निर्मित उपग्रह 4 अक्टूबर को ही 1961 के में ही अंतरिक्ष में गया हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा गया हुआ था उपग्रह? वो है स्पुतनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल से। हाल ही में ICC ने किस स्पिनर को बैन कर दिया? स्पिनर मतलब बॉलर। किसको बैन कर दिया गया? प्रवीण जयविक्रमा, जो कि श्रीलंका के हैं। इनको क्यों बैन किया गया? तो ये इनको फिक्सिंग के आरोप में, फिक्सिंग के लिए इनको 1 वर्ष तक के बैन कर दिया गया। ICC की बात करें, ICC को वर्तमान नवंबर में हेड कौन बन जाएगी? तो जय शाह
जो कि अमित शाह जी की बेटी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये राज्य स्तर का है। नागालैंड ने 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए किसे भागीदार देश बनाया? कौन सा क्रम है इस बार? 25वां। तो किस देश को भागीदार देश बनाया? वेल्स को। ये हार्नबिल महोत्सव होता कब है? ये कहाँ पर होता है? नागालैंड में। और ये नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। उसी राज्य स्थापना के दिन ही इसको शुरुआत होता है। 1 दिसंबर से लेकर यह 10 दिसंबर तक चलता है। इसका मतलब यह त्यौहार 10 दिन तक रहता है। इस बार का क्रम कौन सा है? इस बार का क्रम 25वां है। यह 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है, इसीलिए इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। अगर बात करें यह किसके नाम से है, ये जो हार्नबिल महोत्सव नाम है यह किसके नाम पर है? तो यह लंबी चोंच वाली एक पक्षी है। अब ये किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो केरल और अरुणाचल प्रदेश का पक्षी जो हार्नबिल पक्षी है ये राजकीय पक्षी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमने महोत्सव से लिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ पे आयोजित किया गया? यह क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और यह किस प्रकार का है? यह द्विवार्षिक है, प्रत्येक 2 वर्षों पे होने वाला है। इस बार का क्रम कौन सा है? 12वां। तो जैसा कि नाम समझा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण, यह क्या है? यह पर्यावरण एवं वन्यजीव के लिए यह आयोजन या महोत्सव किया जाता है। इसको अन्य नाम से जाना जाता है, ग्रीन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इस बार का थीम क्या है? तो वेटलैंड फॉर लाइफ इस बार का थीम है। खुशहाली एंड हरियाली महोत्सव भी हरियाली में नई दिल्ली में मनाया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना एंड परियोजना सी। हाल ही में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए कितना बजट पारित किया गया? देखो 2 योजना शुरुआत किया गया, एक तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और एक कृषि योजना। इन दोनों के लिए अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ दोनों के लिए पारित किया गया, जिसमें से 57 लाख कृषि विकास के लिए और उसके बाद जो भी बचा 43 लाख अप्रॉक्स कृषि योजना के लिए। अब अगर बात करें कि कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है, इसका योजना का उद्देश्य है कि धारणीय कृषि विकास करना। धारणीय का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है वो उसमें GDP ग्रोथ की तो बात करता ही करता है, साथ में मानवीय विकास और पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर विकास करने की बात करता है। उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो धारणीय उद्देश्य, धारणीय कृषि होता है। धारणीय का मतलब वो धारण करने योग्य होता है, वो सस्ता भी होता है और नियमित रूप से मिलने वाला भी होता है। अगर बात करें कि वहीं कृषि योजना की, तो यह खाद्य आत्मनिर्भरता स्थापित करने के लिए इसको शुरुआत किया गया। इसको बजट 43 करोड़ है। अन्य की बात करें, अन्य इसका जो काम है खाद्य सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता। राष्ट्रीय विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा योजना कहाँ से शुरुआत हुआ था? महाराष्ट्र। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने BBC से लिया हुआ है। हाल ही में PM ने गेल कंपनी का पहला CBC प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया? किस कंपनी का? गेल कंपनी का। और क्या उद्घाटन किया? CBC। कहाँ पे उद्घाटन किया? रांची, झारखंड। PM के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। CBC क्या है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कंप्रेस्ड करेगा तो किसको करेगा? तो जो ठोस अवशिष्ट होंगे, कूड़ा करकट होगा ठोस वाला, उसका निस्तारण करने के लिए, मतलब उसको एक तरह से गलाने के लिए इसको उपयोग किया जाएगा। कितना करेगा? तो 150 टन प्रतिदिन इसकी क्षमता रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है। यूरोप के किस देश ने अपना राष्ट्रीय सीमा पुनर्निर्धारण करेगा? यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जो अपना राष्ट्रीय जो सीमा है, राजनीतिक सीमा, उसको फिर से निर्धारण करेगा? वो है आपका स्विट्जरलैंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जलवायु परिवर्तन के कारण। अब जलवायु परिवर्तन के कारण तो देखो, वहाँ पर स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में एक पर्वत है, आल्प्स पर्वत। और आल्प्स का पर्वत को जो सबसे ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर पर्वत, ये लगातार अभी जलवायु परिवर्तन की वजह से पिघल रहा है। तो मान लो अगर यहाँ पे ग्लेशियर है, इस तरफ पिघल रहा है, इस तरफ पिघल रहा है, तो इधर भी फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है, और उसकी जो बाउंड्री हो बीच में है। तो अभी इन दोनों देशों के द्वारा आपस में ही बोला गया कि हम लोग इस ग्लेशियर को छोड़ के कुछ और इधर हम शिफ्ट हो जाते हैं, आप इधर शिफ्ट हो जाइए, इस बीच में कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब जो राजनीतिक सीमा है वो चेंज हो जाएगा, है ना। इससे प्रॉफिट क्या होगा?
इससे प्रॉफिट ये होगा कि कभी कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसको नहीं देखेंगे तो ग्लेशियर पर्वत लगातार पिघलने की वजह से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। समझ गए? ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और विश्वास करो, आपको इतने कम समय में मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।